हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वंडरिंग की। हमने पिछले वीडियो में समझा था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, डबल काउंटिंग क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया था। तो नेशनल इनकम की यूनिट को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल रेजिडेंट। क्या है नॉर्मल रेजिडेंट? जानते हैं नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नेक्स्ट टर्म क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है आर दोज पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री इन विच दे लिव और एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। वो इंसान जो उस कंट्री में रहता भी है और वहीं पे कमाता है इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। जो इंसान उस कंट्री में रहता है और वहीं पे कमाता है इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। हु रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कमाना जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन that country is known as what? Normal resident. Clear? Okay. तो नॉर्मल रेजिडेंट जो जहाँ वहाँ पे रहता है और कमाता है इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है। नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा अगर मैं वहाँ पे रह रही हूँ, उस प्लेस में रह रही हूँ, वहीं पे कमा रही हूँ, तो इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। तो एक होता है सिटीजन, एक होता है क्या? सिटीजन। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेजिडेंट? सिटीजन जो वहाँ पे उस कंट्री में अगर पैदा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिटीजन। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में, अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ तो आई विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट इंडिया में रह के ही इंडिया में मैं कमा रही हूँ, देन आई विल बी द रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। क्या एक इंसान रेजिडेंट और सिटीजन दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या एक ही इंसान सिटीजन और रेजिडेंट दोनों अलग अलग कंट्रीज का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं यहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, इंडिया में बॉर्न हुई हूँ, यूएसए में जाके काम कर रही हूँ, मैं यूएसए की रेजिडेंट हो गई पर इंडिया की सिटीजन हो गई, राइट? तो एक ही इंसान सिटीजन और रेजिडेंट हो भी सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? आई होप डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द रेजिडेंट एंड सिटीजन। ओके, नाउ तो इतना क्लियर है। एक बार एग्जाम्पल्स, अच्छा एक चीज़ ना, चलो सुनो, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है, तो इसको फर्दरली क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है। बस इतना समझ लो कि रेजिडेंट वो इंसान है जो कि कंट्री में रह रहा है और वहीं पे कमा रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द जोग्राफिक, इसको ना थोड़ा सा इजीली समझाती हूँ मैं, ये सब छोड़ो, डेफिनेशन तो अभी समझ जाओगे, पर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है वो समझो। डोमेस्टिक मतलब अपना, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब अपनी कंट्री की जो बाउंड्री, अपनी जो कंट्री है, ठीक है, वो अपनी जो कंट्री है वो, उसको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक। अपनी जो कंट्री है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं भाई, जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जो भी हमारे इंडिया के बॉर्डर का कवर हो रहा है, वो जो भी एरिया कवर हो रहा है वो क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी। पर इसमें हमारी कुछ ना एम्बेसीज होती हैं। एम्बेसी मतलब क्या होता है? जो कि दूसरे कंट्रीज़ में हमारे कुछ लोग रहते हैं, है ना, तो उनका जो मैनेजमेंट है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एम्बेसी पर्टिकुलरली मैनेज करती है, वो ही देखती है, राइट। तो हमारी इंडिया की कुछ एम्बेसीज दूसरे कंट्रीज़ में है और दूसरे कंट्री की एम्बेसीज हमारी इंडिया में भी है, हाँ या नहीं? तो हमारे इंडिया में जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं उसको हम हटा देते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। पर हमारी एम्बेसी जो बाहर देशों में है हम उसको इंक्लूड करते हैं, हम उसको क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। मैं इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, चाइना में एम्बेसी है, उसको ऐड कर लो, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो भी आएगी, ठीक है। बट हमारे इंडिया में चाइना की एम्बेसी है, उसको एक्सक्लूड कर दो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री की बाउंड्री, एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? फॉरेन एम्बेसीज। एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? फॉरेन एम्बेसीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए? तुम्हारे यूएन हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हो गए, ये सारे तुम्हारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जितने भी इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको एक्सक्लूड कर दो लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल
टेरिटरी एंड इंक्लूडिंग, इंक्लूड किसे करना है, एम्बेसीज ऑफ दिस कंट्री, इंडिया की एम्बेसी जो कि बाहर है उसको हम क्या कर लें, इंक्लूड कर लेते हैं, उसको हम क्या कर लें, इंक्लूड। तो वही हमारी क्या बन जाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इंडिया की बाउंड्री प्लस हमारी एम्बेसीज जो बाहर हैं माइनस जो हमारी इंडिया की हमारे इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो माइनस हो जाएंगी। क्लियर, ओके। सो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, समझ आ गया, फाइन। तो तुम्हारे जो सिलेबस है, जो तुम्हारा आईएससी का सिलेबस है, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन है और नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशंस के अलावा तुम्हारे को डीपली नहीं समझना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं आएगा। ये क्लासिफिकेशंस जो होती हैं ये सिर्फ सीबीएसई में, आईएससी में नहीं है, तो आई शुड मेक दिस क्लियर, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ओके। ना वापस आ जाते हैं डेफिनेशन पे, अब बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम्हें डेफिनेशन। देखो, व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम मतलब, अरे रे बाबा रुको ना, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम मतलब जितने भी फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी हम मनी वैल्यू अगर ले लें तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। पर वो जो इकोनॉमिक गुड्स हैं, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो प्रोड्यूस होने चाहिए बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट उसे प्रोड्यूस करे, कोई भी मतलब कोई भी प्रोड्यूस करेगा तो नहीं चलेगा, नॉर्मल रेजिडेंट उसे प्रोड्यूस करना चाहिए विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। कहाँ पे करना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में करना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इन अ ईयर, बात आ गई समझ, तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। और आउटसाइड की जो बात आती है, आपने बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको हम और फर्दर जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी। एक एक वर्ड का कोई ना कोई पीछे मतलब है, ठीक है। हर एक वर्ड इसमें जो लिखा हुआ ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है, ठीक, ओके। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी, बहुत तो का डाउट भी होगा कि इकोनॉमिक क्या होता है, फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लिखा है, इस पे भी मैं क्लासिफिकेशन दूंगी, डोंट वरी, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप इतना समझ आ गया। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इट, इस उसको हम क्या कहते हैं, उसकी मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम हमेशा साल में, एक साल की कैलकुलेट होती है, ठीक है। वर्ड तो सुना होगा ना, जीडीपी, वर्ड सुना होगा ना जीडीपी, तो वो जीडीपी क्या है, बेसिकली यही है कि हमारे इंडिया में हमने कितना प्रोड्यूस करा, जीडीपी इज़ द नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब क्या है, ये नेशनल इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। और अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। अभी हमने बस क्या अच्छे से समझा, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो उस कंट्री में रहता है और वहीं पे काम करता है। तीसरा हमने समझा डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी इंडिया की बाउंड्री प्लस हमारे खुद के एम्बेसी जो बाहर कंट्री में है, माइनस जो बाहर की कंट्री के एम्बेसीज हमारे इंडिया में, ठीक। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इंडिया में दो टाइप की इनकम जनरेट होती है, दो इनकम कौन कौन सी, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। तो मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय क्या फैक्टर इनकम लूँ, क्या ट्रांसफर इनकम लूँ, या दोनों लूँ, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि फैक्टर इनकम लूँ, ट्रांसफर इनकम लूँ, या दोनों ऐड करूँ, ठीक है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो चैप्टर है ना नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम असल में तुम्हारे बीकॉम लेवल में भी आता है, ठीक है। कोई भी तुम अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, सीएस कोई भी कोर्स करते हो, या तुम बीकॉम करते हो, इको ऑनर्स करते हो, कहीं पे भी करते हो, नेशनल इनकम मोस्टली तुम्हारे को हर जगह मिलेगा। फर्दर इन फ्यूचर भी तुम्हारे को नेशनल इनकम बहुत अच्छे से मिले, तो अभी से अगर बेस बना के चलोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा तुम्हारे को एडवांस लेवल नहीं पढ़ा देते। बस इसके और 3-4 पॉइंट्स हैं जो 12th के लेवल पे नहीं है तुम्हारे, बट फ्यूचर में आ जाते हैं, मतलब फर्दर लेवल, फर्दर एडवांस लेवल में, ठीक है। बट अगर ये क्लियर होगा तो आगे वो भी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। नाउ सुनो,
एक इंसान है मिस्टर पीके। कौन है? मिस्टर पीके। और एक कंपनी है, कंपनी भी नहीं बनाई जा रही, सॉरी। ठीक है, तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एशियन कंपनी। क्या नाम है? एशियन कंपनी। सो मिस्टर पीके एशियन कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। और हर साल उनको मैं, जो एशियन कंपनी है वो 10 लाख का रेम्यूनरेशन देती है, सैलरी देती है, ठीक है। तो जो एशियन कंपनी है वो मिस्टर पीके को कितना रेम्यूनरेशन दे रही है, कितनी सैलरी दे रही है? 10 लाख की। कितना दे रही है? 10 लाख। तो ये पीके की इनकम हो गई। पीके की कितनी इनकम हो गई? 10 लाख रुपीज़। तो नेशनल इनकम कितनी? 10 लाख। हाँ या नहीं? कितनी इनकम हुई? 10 लाख। बिल्कुल ठीक। अब बात आती है कि पीके के 2 बच्चे हैं, ठीक है, जूनियर पीकेस, 2 बच्चे हैं। उनको पीके अपने 10 लाख रुपए में से, वो कहता है पापा आप इतना कमा रहे हो, हमारे को कुछ तो पॉकेट मनी मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अरे बाबा सॉरी। तो जो जूनियर पीके है उनको ये जो है साल में, पूरे साल में जो है 50,000 का 50,000 कुछ ज़्यादा हो गया, 10,000 ले लें, ओके, 10,000 की पॉकेट मनी दे रहे हैं। 10,000 की क्या दे रहे हैं? पॉकेट मनी दे रहे हैं, राइट। तो जूनियर पीके की इनकम कितनी हो गई? 10,000। हाँ या नहीं? तो अब मुझे बताओ नेशनल इनकम कितनी हुई? 1,10,000। कौन कहता है 1,10,000? जिन्होंने सोचा ना 1,10,000, याद करो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था डबल काउंटिंग, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? इसी 10 लाख रुपए में से तो वो 10,000 दे रहा है ना, अलग से थोड़ी कमा के 10,000 दे रहा है उन दोनों को। जो उसने 10 लाख रुपए कमाए हैं उसी में से तो 10,000 दे रहा है। तो बेसिकली जो इनकम हुई है वो तो 10 लाख की है। इनकम कितने की है? 10 लाख की। हाँ या नहीं? है ना? ओके। तो बेसिकली ये जो इनकम है, जो 10 लाख रुपए हैं, ये इसने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाए हैं। कोई भी अगर इनकम तुम्हारे को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके मिलती है, इन रिटर्न मिलती है, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। कोई भी इनकम सर्विस प्रोवाइड करके मिल रही है तो वो फैक्टर इनकम हो जाती है। और कोई इनकम, जो इनकम बिना सर्विस प्रोवाइड करे, क्या जूनियर पीके कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो ये जो इनकम है 10,000, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। बिना सर्विस प्रोवाइड करे अगर इनकम हो रही है तो वो हो जाती है तुम्हारी ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, क्लियर? तो तुम नेशनल इनकम पे फैक्टर इनकम लोगे या ट्रांसफ़र इनकम लोगे? खुद ही बताओ, फैक्टर इनकम लोगे या ट्रांसफ़र इनकम लोगे? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम। क्या लोगे? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम तुम लोगे। ठीक है, नेशनल इनकम में कौन सा लोगे? सिर्फ फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टर इनकम का पार्ट है। हाँ या नहीं? देखो, तो ट्रांसफर इन फैक्टर इनकम क्या हो जाएगा? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अपना सर्विस देने के लिए अगर उनको कोई पैसा मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। वेयर एज ट्रांसफर इनकम इज द इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। बिना सर्विस प्रोवाइड करे अगर तुम्हारे को पैसा मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। फिर ट्रांसफर इनकम इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ना ही नेशनल इनकम में ऐड होती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती है। क्लियर? ओके। सो आई होप नेशनल फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का भी कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर है। तो तुम्हारा अगर रेंट है, कोई भी तुमने अपना जो फ्लैट है, फ्लैट को रेंट में दे रखा है, रेंट मिल रहा है तुम्हें, तो फ्लैट सर्विस दे रहे हो ना, तुम फ्लैट की सर्विस दे रहे हो, तो वो रेंट क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम। स्कॉलरशिप भाई, स्कॉलरशिप क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। बहुत बच्चे कह सकते हैं कि मैम हम तो मेहनत से कमाते हैं वो स्कॉलरशिप, हमने तो पढ़ाई इसका बहुत मेहनत करी है ना, मेहनत करके, बट क्या उससे मतलब इकोनॉमी को कोई हेल्प हो रहा है क्या? फ्यूचर गेन होगा, तुम अगर पढ़ लिख लोगे तो फ्यूचर गेन होगा, बट उस पर्टिकुलर ईयर में कोई गेन हो रहा है क्या तुम्हारे पढ़ने से? तुम्हारा गेन हो रहा है? इकोनॉमी का गेन हो रहा है क्या? नहीं। सो इकोनॉमी का गेन होना ज़रूरी है। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो
होनी ज़रूरी है। तो तुम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सॉरी जो स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रही है उसके वो जो मिल रही है वो किसी सर्विस के रिटर्न में नहीं मिल रही है, इस वजह से वो स्कॉलरशिप क्या हो गया, ट्रांसफ़र इनकम। क्लियर। ऐसी हमारी ट्रांसफ़र इनकम पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र इनकम है। दिमाग में आ सकता है मैम उन्होंने तो सर्विस प्रोवाइड करी थी इसलिए उनको पेंशन मिल रहा है। मेरा बच्चा, जो पेंशन मिल रही है, जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है वो क्या इस साल करी है? जिस साल उन्हें पेंशन मिल रहा है क्या उसी साल सर्विस प्रोवाइड करी है? नहीं करी ना, इसलिए वो ट्रांसफ़र इनकम है। उसी साल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर तुम्हारे को इनकम मिल रही है तभी वो फैक्टर इनकम होता है। उस साल काम करो और उसके बदले अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है तो वो तुम्हारा फैक्टर इनकम है। क्लियर। ऐसे ही अगर तुम्हें सैलरी मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम। क्लियर अच्छे से। ओके तो आई होप फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, क्या फैक्टर इनकम होगा और क्या ट्रांसफ़र इनकम होगा, राइट। ओके नाउ यहाँ तक के आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताने हैं, देन हम इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। चलो, तो पहली बात हमने फाइनल एंड इंटरमीडिएट समझ लिया क्या होता है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट समझ लिया क्या होता है। बट यहाँ पे एक वर्ड आया था इकोनॉमिक, फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या है? बचपन में हम पढ़ते थे, मतलब तुम्हारा जो 11th है वो बचपन ही है बेसिकली, वहाँ जहाँ पे तुम बेसिक्स पढ़ते थे। दो एक्टिविटीज़ होती थी, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले तुम्हारे को पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक, और जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वो क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक। स्पेलिंग तो सही लिखो, हाँ यानी नेशनल इनकम में हम सिर्फ इकोनॉमिक लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक नहीं लेते। नेशनल इनकम में हम सिर्फ इकोनॉमिक लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक नहीं लेते। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक फॉर एग्जांपल तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, मम्मी ओके एग्जांपल कुछ और लेता है, सोचो। देखो डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है उसको उसके बदले पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक। वहीं पे वो अपने घर में जो है अपनी माँ का इलाज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। हाँ या नहीं? ठीक है, तो जो वो अपने मम्मी का इलाज कर रहा है उसके बदले वो पैसा लेता है क्या? नहीं लेता। इनकम कोई जनरेट हुई क्या? नहीं हुई। या उसकी कितनी वैल्यू है वो तुम बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो वो नेशनल इनकम में तुम पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस सर्विस की तुम वैल्यू ही नहीं रख सकते हो, बता ही नहीं सकते कि उसकी कितनी वैल्यू है। तो भाई क्या वो तुम्हारी नेशनल इनकम में जुड़ती है? नहीं जुड़ती है। तो कौन सा सिर्फ तुम जोड़ सकते हो? इकोनॉमिक। कौन सा कैलकुलेट कर सकते हो तुम? इकोनॉमिक। हाँ या नहीं? तो इसलिए हम फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। बात आ गई समझ? ओके चलो, तो हमने फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स समझ लिया। इकोनॉमिक क्या होता है ये भी अच्छे से पता चल गया। नॉर्मल रेजिडेंट हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। सिटीजन और रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है हमें वो भी पता चल गया। फिर हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी इंडिया प्लस हमारी एम्बेसीज माइनस बाहर की एम्बेसीज। अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट होती है, सिर्फ इंडिया में जितनी इनकम जनरेट होती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जितनी इनकम जनरेट होती है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। हम बाहर की इनकम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो होता है ना, बट हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया में इनकम हो रही है उस को कहते हैं क्या? डोमेस्टिक इनकम। द इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? ओके। तो फिर नेशनल इनकम क्या होगी? नेशनल इनकम में जो बाहर से इनकम आ रही है वो भी इंक्लूड हो जाती है। जो हम बाहर अपनी कोई ना कोई ब्रांच, मैंने जो है एक एशियन एकेडमी की ब्रांच मेरी इंडिया में चल रही है, दूसरी ब्रांच में अगर यूएसए में खोल दूँ तो वहाँ पे भी जो इनकम होगी वो इनकम मेरी क्या हो जाएगी? वो भी तो मेरी इनकम है ना, मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ ना, तो वो इनकम जो मेरी होगी वो भी नेशनल इनकम में ऐड होगी। और वो नेशनल इनकम में जो ऐड होगी वो भी क्या होने वाली है, वो उसको जब मैं ऐड कर देती हूँ तो वो हो जाती है मेरी नेशनल इनकम। अगर मेरी कोई बाहर से इनकम आ रही है और वो बाहर से इनकम जो मेरी आ रही है उसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो मेरी हो जाती है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो सिर्फ इंडिया में हो रही है प्लस अगर कोई बाहर से इनकम हो रही है तो वो नेशनल इनकम बन जाती है।
क्लियर? ओके, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। इंडिया की इनकम, डोमेस्टिक इनकम, बाहर से भी इनकम, बाहर की भी इनकम ऐड कर दोगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे भी बोला था कि आउटसाइड क्यों है, क्योंकि हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन देख रहे हैं। नेशनल इनकम में हम बाहर की भी इनकम ऐड करेंगे। क्लियर? कि बाहर गुड्स एंड सर्विसेज कितना हम दे रहे हैं उसकी भी वैल्यू हम इंडिया में ऐड करेंगे। क्लियर? तो वो हो जाएगी नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो कि सिर्फ इंडिया की इनकम देख रहे हैं। ठीक, ओके। अब मेरे को एक लास्ट पॉइंट और कवर करना है। देखो, हमने समझा था फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम में मैंने एक पॉइंट बताया था कि उसी साल अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके इन रिटर्न तुम्हें पैसा मिल रहा है तो वो तुम्हारी फैक्टर इनकम होगी। ठीक है, अगर उसी साल, उसी पर्टिकुलर 2022 की बात करें, 2022 में मैंने सर्विस प्रोवाइड करा और उसी साल मेरे को सैलरी मिल रही है तो वो मेरी फैक्टर इनकम हो गई। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूँ कि 2020 में मैंने एक स्कूटी ली। ठीक है, 2020 में मैंने क्या ली, स्कूटी ली 60,000 की। 2020 में मैंने स्कूटी ली कितने की, 60,000 की। और 2022 में आके मैंने उस स्कूटी को बेच दिया 25K में। 25,000 में मैंने उस स्कूटी को बेच दिया। ठीक है, 2022 में। तो मेरी इनकम कितनी हो गई, मेरी इनकम कितनी हुई, 25,000 में, है ना। मैं कह सकती हूँ मैंने उसी साल बेचा, उसी साल मेरी सैलरी इनकम हो गई 25,000, तो वो मेरा फैक्टर इनकम है, हाँ या नहीं, कह सकती हूँ ना। तो उसको मेरे को नेशनल इनकम में जोड़ देना चाहिए, बट इसे हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हम उसे नहीं जोड़ते हैं। कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को अगर मैं सेल करती हूँ, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करके जो मेरी इनकम होती है उसको हम नहीं ऐड करते, हम उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने 2020 में वो पूरी की पूरी वैल्यू 60,000 मैं ऐड कर चुकी हूँ। जो मैंने पूरी की पूरी वैल्यू है मैं 2020 में ऐड कर चुकी हूँ। वो 25,000 इसी की तो वैल्यू है। वो तो 2 साल का मैंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन लगा के मैंने बेच दिया 25 में, हाँ या नहीं। बट ये 25 ऑलरेडी इस 60 में क्या है, इंक्लूडेड है, जो कि 2020 में मैं ऐड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो कोई भी, बस मेन कंक्लूजन क्या है कि सेकेंड हैंड गुड्स जो सेल करते हो उससे जो तुम्हारे को इनकम होती है वो भी कभी भी ऐड नहीं होती। बेसिकली एक नियम बना लो, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ वो ऐड होगा जो कि करंट ईयर का आउटपुट होगा। कोई भी चीज़ इसी साल प्रोड्यूस कर रहे हो, इसी, अगर मैं बोलूँ कि इसी साल मैंने खरीदा, इसी साल मैंने बेच दिया, तो ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड कर दो। बस एक नियम है, करंट ईयर आउटपुट, वो करंट ईयर का आउटपुट होना चाहिए, उसी आउटपुट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।